बहुत सारे स्टूडेंट्स का सबसे पहले यही क्वेश्चन होता है कि वो पीआर किस तरह हासिल करेंगे और पीआर मतलब कितने टाइम में मिलती है। फॉल का इंटेक है जो कि इनका मेजर इंटेक है, सितंबर अक्टूबर में जो क्लासेस होती हैं उसको टारगेट करें। आपकी यूनिवर्सिटी का लिंक होता है किसी और यूरोपियन यूनिवर्सिटी के साथ, अपने मंथली एक्सपेंस भी कवर कर सकते हैं और अपनी फ़ीस भी निकाल सकते हैं। वीज़ा रेशो मैं बताना भूल गया, अप टू 99% है वीज़ा रेशो अगर आपके डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल जेन्युइन है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। दिस इज मी योर होस्ट मोहम्मद तलहा भट्ट फ्रॉम यूनिवर्सिटीज पेज वीज़ा कंसल्टेंट। वेलकम करता हूं आपको आज के एक न्यू और इंटरेस्टिंग एपिसोड में। मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद अशर खान। आपने इनको हमारे चैनल पर पहले भी देखा होगा। ये हमारे यूनिवर्सिटीज पेज वीज़ा कंसल्टेंट के सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स को भी देखते हैं और मार्केटिंग को भी लीड करते हैं। तो आज की इस वीडियो का हमारा मेन टॉपिक है लिथुआनिया के हवाले से, लिथुआनिया के ओवरऑल प्रोसेस के हवाले से भी डिस्कस करेंगे। लिथुआनिया के हवाले से हमारे ऑफिशियल चैनल पे पहले भी वीडियोस अपलोड है, उन वीडियोस के रिलेटेड जितने भी स्टूडेंट्स की क्यूरीज आई हुई हैं वो भी आज की इस वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जी सर, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया और इस तरह की एक डिस्कशन की वीडियो बनाने का आइडिया हमें दिया। तो आज की जो हमारी वीडियो वो लिथुआनिया के ऊपर होगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स के हमारी प्रीवियस वीडियो के अंदर क्वेश्चंस भी थे, उनको सॉल्व करने की कोशिश भी करेंगे, आपको उसके आंसर्स भी देंगे। तो खैर लिथुआनिया के बारे में आपको बताना चलूँगी, एक यूरोपियन कंट्री है, शेंजन जोन में आता है, बाल्टिक रीजन वाला कंट्री है, यानी कि जो 3 बाल्टिक स्टेट है उनमें से एक है, जिसमें एस्टोनिया आता है, लैटविया आता है और लिथुआनिया है। पॉपुलेशन की बात की जाए तो अराउंड 2.9 मिलियन की पॉपुलेशन है। लैंग्वेज यहाँ लिथुआनियन बोली जाती है। करेंसी 2015 तक इनकी अपनी थी, बट उसके बाद 2015 के बाद इन्होंने यूरो जो है वो अडेप्ट कर लिया और अब यहाँ पे यूरो यूज़ होता है। तो स्टूडेंट के लिए ये भी एक अच्छी बात है कि वो वहाँ जाके यूरो में अर्न कर सकते हैं ईजीली। तो खैर ये कंट्री है, ओवरऑल अगर देखा जाए लैंडस्केप अच्छे हैं, खूबसूरत कंट्री है। यहाँ पर आपको पुराने कासल्स मिलते हैं, पुराने टाउन्स मिलते हैं, हिस्ट्री बड़ी इनकी एक स्ट्रॉन्ग है। फूड यहाँ का बड़ा फेमस है, पेट्रोलियम की कुछ यहाँ से एक्सपोर्ट्स होती हैं, टेक्सटाइल्स की एक्सपोर्ट करते हैं और मोर ऑफ देखा जाए फूड बेवरेज इस तरह की चीज़ों में काफ़ी इनका जो है एक्सपोर्ट है। एग्रीकल्चर का एक बड़ा पार्ट है। टूरिज़म इतनी ज़्यादा खैर नहीं कह सकते, बट टूरिज़म भी कुछ हद तक होती है। इसके अलावा लैंग्वेज का मैंने आपको बताया कि लिथुआनियन लैंग्वेज यहाँ बोली जाती है, बट अगैन जो यंगस्टर्स होते हैं जो कि यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं वो वहाँ पर इंग्लिश बोलना जानते हैं, तो ईज़िली आप सर्वाइव कर सकते हैं और जॉब भी फाइंड कर सकते हैं। इनफैक्ट क्योंकि यहाँ पे काफ़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ है, आईटी के सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा अब यहाँ पे काम होना शुरू हो चुका है। आईटी की बहुत ज़्यादा यहाँ पे कंपनीज़ बनना स्टार्ट हो चुकी हैं। तो बिल्कुल उसके अंदर जो है ज़्यादातर इंग्लिश ही बोली जा रही होती, तो स्टूडेंट्स के लिए ये भी एक आसानी बन जाती है। तो खैर ये तो कंट्री के बारे में कुछ बेसिक्स ओवरव्यू था। अब पूछते हैं मिस्टर तलहा से कि यहाँ पर एजुकेशन का क्या सिस्टम है, किस तरह इंटेक्स क्या क्या हैं, कौन कौन से कोर्सेज़ अवेलेबल हैं, यूनिवर्सिटीज़ के बारे में कुछ बात करते हैं। तो जी मिस्टर तलहा, हमारे स्टूडेंट्स को क्या बताना पसंद करते हैं कि क्या सिस्टम है एजुकेशन का, वहाँ पर इंटेक्स कब कब हैं और क्या क्या स्टूडेंट की यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स होती हैं मोस्टली? जी बिल्कुल, लिथुआनिया का जो एजुकेशन स्टैंडर्ड है वो बहुत हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड एजुकेशन आपको यहाँ पर मिलता है। यूरोपियन स्टैंडर्ड की आपको यहाँ पर एजुकेशन मिलती है। यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ के जो है वो साल के 2 इंटेक्स होते हैं। फर्स्ट इज इन द बिगनिंग ऑफ फरवरी एंड सेकंड इज इन द बिगनिंग ऑफ सितंबर। बट मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ जो लिथुआनिया की हैं वो सितंबर में ओपन होती हैं। हाँ बिल्कुल, ज़्यादा जो कोर्सेज़ होते हैं वो सितंबर के अंदर हो रहे होते हैं। स्प्रिंग के अंदर भी कोर्सेज़ अवेलेबल होते हैं, बट वो कुछ आप कह सकते हैं लिमिटेड कोर्सेज़ होते हैं, लिमिटेड आपको जो है ना ऑप्शंस मिलती हैं। उसके अंदर भी अगर आपको कोर्सेज़ आइल्स में मिल गए तो फिर ऑब्वियसली आप विदाउट आइल्स फिर किस तरह अप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट्स के लिए आई थिंक यही प्रेफरेबल होता है कि वो जो आपका फॉल का इंटेक है जो कि इनका मेजर इंटेक है, सितंबर अक्टूबर में जो क्लासेस होती हैं उसको टारगेट करें, क्योंकि उसके अंदर उनको वैरायटी ज़्यादा मिल जाती है, यूनिवर्सिटीज़ ज़्यादा ओपन होती हैं और ओवरऑल जो इंटेक है वो भी काफ़ी स्मूथ रहता है। तो खैर इसके अलावा तला आप यूनिवर्सिटीज़ के बारे में क्या कहते हैं, कौन कौन सी यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ अच्छी है जिनको टारगेट करना चाहिए स्टूडेंट्स को, ख़ास तौर पे जो हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं उनको किन यूनिवर्सिटी से एक्सेप्टेंस आ सकता है, कहाँ की ज़्यादा एक्सेप्टेंस रेशो अच्छी है? जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि लिथुआनिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड एजुकेशन है। आपको यूरोपियन स्टैंडर्ड की एजुकेशन मिलती है। इसके अलावा यहाँ पर आपको टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज़ मिल जाती हैं। उन टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज़ के भी मैं आपके साथ नाम शेयर करता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ कि आप यहाँ की जितनी भी पब्लिक और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में चले जाएँ, इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ की जो डिग्रीज होती हैं वो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि लिथुआनिया एक यूरोपियन कंट्री में आता है, शेंजन जोन में आता है। इसके अलावा आपको शेंजन वीजा मिल जाता है। अदर आप 26 यूरोपियन कंट्रीज जो है वो वीजा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं विदाउट एनी डॉक्यूमेंटेशन। यहाँ पे आपको जो टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज मिल जाती हैं उनमें आ जाती है विल्नस यूनिवर्सिटी, कर्नास यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, विल्नस टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, विटोटस मैग्नस यूनिवर्सिटी, मैकॉलस रैमरेस यूनिवर्सिटी। ये जो मैंने आपके साथ यूनिवर्सिटीज के नाम शेयर किए ये टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज हैं यहाँ की। इसके अलावा आपको यहाँ पर बहुत सारी पब्लिक और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी मिल जाती हैं। अच्छा मिस्टर तला, इसके अलावा कुछ आप रिक्वायरमेंट्स के बारे में बताएंगे
कि क्या वहाँ पे रिक्वायरमेंट्स होती है, कितने % मार्क्स स्टूडेंट को चाहिए, आइल्स की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, और कुछ डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं जो कि स्टूडेंट ने जो है ना उसका ख्याल रखना होता है। तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, रिक्वायरमेंट्स की बात करूँ तो रिक्वायरमेंट्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिनिमल हैं। आपको 50 से 60% जो है वो मार्क्स रिक्वायर्ड होते हैं। आइट्स यहाँ पर स्पेसिफिकली रिक्वायर्ड नहीं है, बट कुछ कोर्सेज के अकॉर्डिंग जो है वो आइट्स की डिमांड की जा सकती है। बट अगर आपने आइट्स नहीं किया हुआ तो ये आपके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। आप अपने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट की बेस पर भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल स्टूडेंट्स, आइल्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट उस तरह से नहीं होती। अगर आपका जो कोर्स है वहाँ वो आइल्स नहीं रिक्वायर कर रहे तो आप विदाउट आइल्स अप्लाई कर सकते हैं और आपको वीज़ा भी मिल जाता है, इतना ज़्यादा इसमें इशू नहीं होता। बट अगेन अगर आप आइल्स कर लेंगे तो आपके पास वैरायटी आई थिंक कि ज़्यादा आ जाएगी ऑब्वियसली, क्योंकि आपके पास ज़्यादा कोर्सेज मिल जाते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं, ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं। हो सकता है जिस यूनिवर्सिटी को आप टारगेट कर रहे हो वहाँ पे आइल्स की रिक्वायरमेंट हो। जी तो सर अब आप मुझे ये बताएं, यहाँ के फीस स्ट्रक्चर के हवाले से बताएं, स्कॉलरशिप्स के हवाले से मजीद बताएं, ताकि हमारे स्टूडेंट्स को जो है इसके बारे में भी आगाही मिल सके। हाँ बिल्कुल यार, देखें जो लिथुआनिया है बड़ा एक अफोर्डेबल सा कंट्री है। ट्यूशन फीस यहाँ पे काफ़ी मिनिमल है। अगर आप यूरोप में इसको कंपेयर करते हैं सिवाय कुछ कंट्रीज़ के, तो आपको काफ़ी मिनिमल ट्यूशन फीस मिलती है। अगर स्वीडन को देखें वहाँ भी काफ़ी ज़्यादा है, नॉर्वे, डेनमार्क हो गया, फिनलैंड हो गया, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ट्यूशन फीसेस होती है। लिथुआनिया में कंपेरेटिवली काफ़ी कम है। आपको 2500 यूरो से 3000 यूरोस पर ईयर तक बैचलर्स के कुछ कोर्सेज में एडमिशन मिल सकता है। ऑन एन एवरेज देखा जाए तो 4500 यहाँ पे मोस्टली फ़ीस होती है। इसके अलावा अगर मास्टर्स की बात की जाए तो वो 6000 यूरोस तक भी जा सकती है। तो खैर ये तो फ़ीस का स्ट्रक्चर होता है और ये ऑब्वियसली डिपेंड करेगा आप किस कोर्स में जाना चाह रहे हैं। इसके अलावा स्कॉलरशिप की बात की जाए तो स्कॉलरशिप भी अवेलेबल है। यहाँ पर 3 तरह की मोस्टली स्कॉलरशिप्स अवेलेबल होती है, जिसके अंदर इनकी स्टेट की स्कॉलरशिप्स होती हैं, गवर्नमेंट की। मोरओवर एरास्मस का प्रोग्राम है जिसमें स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं। इसके अलावा यूनिवर्सिटी की इटसेल्फ बड़ी स्कॉलरशिप्स होती हैं और स्पेशली उसके अंदर ये होता है कि आपकी यूनिवर्सिटी का लिंक होता है किसी और यूरोपियन यूनिवर्सिटी के साथ। तो उससे आपको ये फ़ायदा होता है कि आप अपना एक सेमेस्टर अपनी यूनिवर्सिटी में करते हैं, उसके बाद जो आपका नेक्स्ट सेमेस्टर होता है वो किसी और यूनिवर्सिटी में जाके कर सकते हैं। और इस तरह मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त भी थे जिन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को बड़ा अवेल किया। वो जर्मनी भी गए, एक मेरा दोस्त था वो फ्रांस गया था इसी तरह। तो ये बड़ी एक अच्छी बात होती है स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर। जी बिल्कुल, ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है। जाहिर बात है उनको डिफरेंट कल्चर्स भी एक्सप्लोर करने को मिलते हैं। वो अपनी स्टडीज़ जो है वो डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज़ में जाकर भी कंटिन्यू कर सकते हैं। मोरओवर एक्सपोजर वाइज भी अच्छा रहता है। आपको 2 यूनिवर्सिटीज़ की ट्रांसक्रिप्ट मिलती हैं। तो अगेन जब आप जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहे होते हैं तो फिर आप उस कंट्री के टारगेट कर सकते हैं, उस कंट्री की मार्केट को टारगेट कर सकते हैं। जिस कंट्री की आपकी यूनिवर्सिटी है जिसमें आपने फर्स्टली अप्लाई किया हुआ वहाँ टारगेट कर सकते हैं। तो आपके लिए बहुत सारी ऑप्शंस खुल जाती हैं। तो ये स्कॉलरशिप्स हैं, इसके अंदर ऑब्वियसली मोस्टली जो स्कॉलरशिप होती हैं वो मेरिट बेस होती हैं। इटली वाला सिस्टम यहाँ पे नहीं है कि आपको रीजनल स्कॉलरशिप मिल जाए जो कि नीड बेस होती हैं। तो इसके लिए ऑब्वियसली आपके मार्क्स वगैरह जो है ना वो मैटर कर रहे होते हैं। आपके अच्छे मार्क्स हों, आपकी प्रोफाइल अच्छी हो, तो अगेन तभी फिर आप इस स्कॉलरशिप को विन कर सकते हैं। अच्छा, जो नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो आई थिंक कोर्सेज़ का है। क्या ऐसे कोर्सेज़ अवेलेबल हैं जिनमें आपको जाना चाहिए? ऑब्वियसली हर कंट्री के अंदर हर तरह का कोर्स जो है वो नहीं सही रहता और ये स्टूडेंट्स के लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्टूडेंट को लगता है कि वहाँ जाके किसी भी कोर्स में एडमिशन ले लें, ऑफ कोर्स वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, बट ऐसा नहीं है। हर जगह सेम तरह के कोर्स में आपको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल सकती। अगेन ये डिपेंड करेगा आप किस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, किस टाइप के रीजन में जा रहे हैं, वहाँ पे क्या क्या ऑब्वियसली उनका स्कोप है। तो कुछ लिथुआनिया की ऐसे कोर्सेज़ की बात करते हैं जिसके अंदर आई थिंक स्कोप बड़ा अच्छा जा रहा है और मिस्टर तला से भी पूछते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। जी सर। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने शुरू में भी बताया कि लिथुआनिया की जो इकॉनमी है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल और स्ट्रांग है। यहाँ पर एग्रीकल्चर का, आईटी का, टेक्सटाइल का, बिजनेस एंड मैनेजमेंट का, मार्केटिंग का बहुत ज़्यादा स्कोप है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्कोप है। इंटरनेशनल बिजनेस, ह्यूमैनिटीज़ और साइबर सिक्योरिटी जैसी बहुत सारी आपको यहाँ पर टॉप और बेस्ट कोर्सेज और फील्ड जो है ऑफर की जाती है। बिल्कुल, मिस्टर तला ने जैसे कहा कि बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा वैरायटी अवेलेबल है, बट आई थिंक जो मोस्ट यहाँ पर स्कोप वाली फील्ड्स है वो मेडिकल के अंदर है। इसके अलावा आर्किटेक्चर आप पढ़ सकते हैं कि इनका आर्किटेक्चर काफ़ी बेहतर है। मोरओवर आप टेक्सटाइल रिलेटेड फील्ड्स के अंदर जा सकते हैं जिसके अंदर इंजीनियरिंग आती है, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग आती है, टेक्सटाइल डिज़ाइन आ जाता है। इसी के साथ साथ आईटी की अगर बात की जाए, जैसे कि मैंने अर्लियर भी हमने बात की कि आईटी का बड़ा स्कोप यहाँ पर हो चुका है, तो इसलिए आईटी को टारगेट आप कर सकते हैं। आईटी का यहाँ पर काफ़ी बेहतर स्कोप है। तो अगर आप आईटी की फील्ड में जाएंगे तो अगैन फिर आपके लिए जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ बेहतर हो जाएंगी। अच्छा मिस्टर तला से अब हम पूछते हैं कि यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब्स की क्या सिचुएशंस हैं, क्या स्टूडेंट्स को वर्किंग आवर्स मिलते हैं, क्या उनकी वेज होती है
और किस किस टाइप की जॉब अवेलेबल है इसके बारे में बात करते हैं। तो मिस्टर तला क्या आप कहेंगे इस बारे में? जी बिल्कुल, आप यहाँ पर एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट अपनी स्टडीज के साथ साथ यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं। ठीक है। प्रीवियसली जो है यहाँ की गवर्नमेंट की तरफ से आपको एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट पार्ट टाइम जॉब जो है वो 20 आवर्स पर वीक जो है वो अलाउ थी, बट उसको जो है वो एक्सटेंड करके अब 40 आवर्स पर वीक कर दिया गया है। मतलब आपका टाइम ड्यूरेशन जो है वो बढ़ा दिया गया है। ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप ज्यादा काम करके ज्यादा अर्निंग कर सकते हैं, अपने मंथली लिविंग एक्सपेंसेस को बहुत इजीली कवर कर सकते हैं। इसी तरह अगर मैं पर आवर वेज की बात करूं तो यहाँ पर आपको जो है 6 से लेके 7 यूरो पर आवर वेज के हिसाब से पे किया जाता है पर मंथ। अगर आप इसकी अगर एक एवरेज निकालें अप्रोक्सीमेटली जो है वो 924 यूरो बन जाती है, जो कि रोमानिया, बुल्गारिया, पोलैंड और एस्टोनिया से काफी ज्यादा है। सही हो गया। इसी तरह यहाँ पर स्टूडेंट्स को जॉब फाइंड करने में भी ज्यादा मसला नहीं आता। यहाँ पे आपको ऑफिशियल वेबसाइट्स में मिल जाती है जॉब फाइंड करने की। इसके अलावा यहाँ पर एजेंसीज भी बहुत मौजूद होती हैं, आपको एजेंट्स मिल जाते हैं जो आपको जॉब प्रोवाइड करते हैं। बहुत सारी इस वक्त यहाँ पर जो है वो डिमांडिंग जॉब्स चल रही हैं, अवेलेबल जॉब्स हैं जो आप एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट होते हुए आप यहाँ पर एज अ पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं। अच्छा, मोस्टली जो जॉब्स हो रही होती है ना स्टूडेंट्स की, वो यही आपको मिल रही होती हैं। आप फूड डिलीवरी में जा सकते हैं, आप वेयर हाउस में काम कर सकते हैं। मोर ओवर क्लीनिंग सर्विसेज की भी जॉब्स अवेलेबल होती हैं, रेस्टोरेंट्स के अंदर जॉब मिलती है। मोर ओवर अगर देखें तो कुछ इनके ना फेस्टिवल्स आते रहते हैं, तो फेस्टिवल्स के अंदर आप एज अ फ्रीलांस काम कर सकते हैं। वो ऑब्वियसली वो सीजनल वर्क होता है, थोड़े टाइम के लिए आपको काम मिलता है, बट वो काफ़ी अच्छा पे कर रहे होते हैं। तो इस तरह की फील्ड्स, इस तरह की जॉब्स को स्टूडेंट टारगेट करते हैं और अपनी लिविंग एक्सपेंस को कवर कर लेते हैं। इसी तरह लिविंग एक्सपेंस के ऊपर अब बात करते हैं। तो मिस्टर तलत, लिविंग एक्सपेंस के बारे में आप क्या कहते हैं? क्या वहाँ पे लिविंग एक्सपेंस है स्टूडेंट के? ऑब्वियसली स्टूडेंट का ये क्वेश्चन होता है कि क्या वो जो मंथली वहाँ पे अर्न करेगा, क्या वो सेव कर सकता है और उससे अपनी फ़ीस निकाल सकता है या नहीं निकाल सकता? इसके बारे में आप क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, यहाँ के मंथली एक्सपेंसेस की बात कीजिए तो यहाँ की कॉस्ट ऑफ लिविंग एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट जो है वो बहुत ज्यादा बजट फ्रेंडली और अफोर्डेबल है। आप यहाँ पर अच्छे सेक्टर्स में जाकर जॉब करके अपनी अर्निंग कर सकते हैं। मैंने आपको जैसे कि पहले भी बताया कि ये डिपेंड करता है आपकी स्पेंडिंग हैबिट्स पे, आपके लाइफस्टाइल पे। आप सेविंग्स भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको मैं ऑन एन एवरेज यहाँ की कॉस्ट ऑफ लिविंग बताऊं तो वो रेंज करती है 400 यूरो से लेके 600 यूरो पर मंथ की, जिसके अंदर आप अपने अकोमोडेशन, अपना फूड, अपनी यूटिलिटीज, अपनी ग्रोसरीज, अपनी ट्रांसपोर्टेशन को इजीली कवर कर सकते हैं। ऐसे ही है। उसके अलावा आपने बताया कि 934 यूरोस तक आप अर्न कर सकते हैं, तो अगेन आप 300 या 400 यूरोस तक भी सेव कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और एक्स्ट्रा भी आप देखिए ना, जब आपको समर ब्रेक्स आती हैं तो फिर उसके अंदर आप वैसे ही एक्स्ट्रा काम करते हैं, तो स्टूडेंट्स जो है वो नॉर्मली 900 यूरो से ज़्यादा ही अर्न कर रहे होते हैं। जो फूड डिलीवरी वाले स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अर्न करते हैं, वो इनफैक्ट 2000 यूरो तक भी जा रहे हैं। तो इससे आई थिंक कि जॉब आप करके अपने मंथली एक्सपेंस भी कवर कर सकते हैं और अपनी फ़ीस भी निकाल सकते हैं। अगर आपकी फ़ीस बहुत ज़्यादा नहीं है, यानी 10-12 हज़ार यूरो पर ईयर नहीं है, अगर आपकी फ़ीस मिनिमल है 3000 यूरोज़ है, 3500 है, तो आई थिंक इट इज़ फीजिबल, पॉसिबल कि आप अपनी फ़ीस को कवर कर सकते हैं। सो व्यूअर्स, लिथुआनिया इज बजट फ्रेंडली एज वेल एज स्टूडेंट फ्रेंडली कंट्री है। इसके प्रोसेस के बारे में हम बात करते हैं तो सर अशर से पूछते हैं हम कि इसके ओवरऑल हमें प्रोसेस के बारे में भी बताएं जो कि स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो जी सर बताइएगा इसके प्रोसेस के बारे में। बिल्कुल तला, जो प्रोसेस है इसका बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बट इसका एक इशू कह लें या आप कह लें कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इसकी एम्बेसी नहीं है, तो वो एक अलग हैसल आपके लिए हो सकती है। बट उसका ये मतलब नहीं है कि आपको वीज़ा नहीं मिलेगा या आपके लिए मुश्किल बहुत ज़्यादा हो जाएगा प्रोसेस, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपकी जो लिथुआनिया की एम्बेसी है वो यूएई में भी मौजूद है, अज़रबैजान में भी लोग जाते हैं, टर्की में भी जाकर अपना जो वीज़ा का प्रोसेस है वो करते हैं। तो सबसे पहले जो प्रोसेस स्टार्ट होता है एडमिशन से होता है आई थिंक। तो आप एडमिशन लेते हैं यूनिवर्सिटीज़ का, यहाँ पर सेपरेट पोर्टल होता है, एक पोर्टल नहीं है जिस तरह बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर एक स्पेसिफिक पोर्टल होता है, ऐसा यहाँ पर नहीं है। तो आप यूनिवर्सिटी के अंदर जाते हैं, यूनिवर्सिटी के पोर्टल में सर्च करते हैं, वहाँ पे ही डायरेक्टली अप्लाई करते हैं अपने कोर्स के जो उन्होंने दिया होता है लिंक्स वगैरह, अप्लाई करते हैं, एक्सेप्टेंस लेटर आपको मिल जाता है। एक्सेप्टेंस लेटर मिलने के बाद आपने फ़ाइल करना होता है टीआरपी। टीआरपी होता है यहाँ का टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट। उसको फ़ाइल करने के लिए आप एम्बेसी में अपॉइंटमेंट लेंगे टीआरपी की, वो आप वीएफएस ग्लोबल के थ्रू ले सकते हैं, ठीक है। उसके लिए फिर आप ऑब्वियसली यूएई अगर यूएई से करें तो यूएई आप जाएंगे, वहाँ ट्रैवल करेंगे, वहाँ जाकर अपना टीआरपी फाइल करेंगे। टीआरपी के लिए जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए होते हैं वो सब हमने अपनी प्रीवियसली जो वीडियोस हमने बनाई हैं डिटेल उसके अंदर डिस्कस किया गया, तो खैर वो हम फ़िलहाल ऐड नहीं करते, वो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो टीआरपी आप फाइल करते हैं, उसके अंदर आपका जो प्रोसेस होता है वही यही कि आपका इंटरव्यू भी होता है, मोरओवर आपकी अकोमोडेशन की आपको रिक्वायरमेंट होती है, हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह सब चीज़ें चाहिए होती हैं, बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर होती है। उसके बाद उसकी जो फ़ीस है वो आप पे करते हैं, 160 यूरो अराउंड इसकी फ़ीस होती है जो कि नॉर्मल है, और अगर आप अर्जेंटली चाहते हैं तो वो 320 यूरोज़ तक रेंज कर रही है। इसके अंदर आपको 2 से 4 हफ्ते लग सकते हैं जो नॉर्मल इनका टाइम है, और अगर आप फास्ट ट्रैक करना चाहते हैं, अर्जेंटली आपको चाहिए, आपकी क्लासेस का कोई इशू है व्हाट्सएवर,
तो फिर आपको वो 1 से 2 हफ्ते के अंदर अंदर मिल जाता है। सर इसके अलावा आप हमें यहाँ पर ये भी बताएं कि स्टूडेंट्स जो हैं वो बगैर वीज़ा के टीआरपी पे भी जो है वो ट्रैवल कर सकते हैं लिथुआनिया के लिए। अच्छा, तो मिस्टर ताला ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन ही पूछा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स की भी कन्फ्यूजन होती है कि हम टीआरपी फाइल अलग करेंगे, वीज़ा अलग फाइल करेंगे। तो ऑस्ट्रिया के अंदर इस तरह होता है, आपने टीआरपी के लिए अलग फाइल करना होता है और वीज़ा के लिए अलग फाइल करना होता है। अब लिथुआनिया के अंदर जो फ़ायदा है ना, वो ये है कि आप टीआरपी फाइल करें, आपकी टीआरपी आ गई है और उसके बाद आप फिर ट्रैवल कर सकते हैं, आपको वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं होती। इन केस अगर आपको टीआरपी में टाइम ज़्यादा लग रहा है और आप अर्जेंटली जाना चाह रहे हैं, तो फिर आप अपनी जो टीआरपी का जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट होता है कि आपने अप्लाई किया होता है, वो आपको इमिग्रेशन की तरफ से मिल जाता है, एम्बेसी की तरफ से, वो आप लेके वीज़ा फ़ाइल कर सकते हैं। क्योंकि वीज़ा इनका जो है ना विद इन 5 to 7 डेज़ आ जाता है, वर्किंग डेज़ आ जाता है। तो फिर जिन स्टूडेंट्स को होता है कि यार हमारे टीआरपी बहुत लेट हो रहा है, तो हम वीज़ा लेके जा सकते हैं। बट अगैन इसका आंसर यही है कि आप विदाउट वीज़ा भी जा सकते हैं अगर आपके पास टीआरपी कार्ड आ चुका है तो। जी बिल्कुल। तो सर इसके अलावा आप हमें यहाँ पर पीआर का भी बताएं। काफी स्टूडेंट्स का हमारे यहाँ पर क्वेश्चन होता है कि हम पीआर जो है वो कितने साल बाद गेन कर बहुत सकते हैं। सारे स्टूडेंट्स का सबसे पहले यही क्वेश्चन होता है कि वो पीआर किस तरह हासिल करेंगे और पीआर मतलब कितने टाइम में मिलती है। मोस्टली स्टूडेंट्स का यही क्वेश्चन हो रहा होता है। तो खैर 5 ईयर्स का टाइम है इनका। आप पहले टीआरपी अप्लाई करते हैं, टेम्परेरी रेजिडेंस से होती है आपकी, वो 2 साल की आपको मिलती है, उसके बाद फिर 2 साल की मिलती है। उसके बाद फिर आप जब 5 साल पूरे कर जाते हैं तो फिर आप ऑब्वियसली जो है पीआर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। बट अगेन ये एक बड़ा लॉन्गर आई थिंक गोल होता है। तो और बहुत सारे स्टूडेंट्स लिथुआनिया से आगे मूव कर जाते हैं और उनका जो है ना जब वहाँ चले जाते हैं तो उनका फिर ये गोल नहीं रहता। तो आई थिंक ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता कि आपको पीआर वहाँ कितने टाइम में मिल रही है और मिल रही है या नहीं मिल रही। जी बिल्कुल। जैसा कि सर ने बताया कि यहाँ की पीआर हासिल करने के लिए आपको यहाँ पर 5 साल जो है वो स्टे करना पड़ता है। लेकिन मेजोरिटी ऐसा ही होता है कि बहुत से स्टूडेंट्स जो होते हैं वो अपनी लिथुआनिया की यूनिवर्सिटी से लिंक्ड यूनिवर्सिटी होती है जो कि अदर कंट्री में होती है यूरोपियन, वो दूसरी कंट्रीज में मूव कर जाते हैं अपनी स्टडीज़ के लिए, वहीं पर वो जॉब करते हैं वहीं। लेकिन ये होता है कि उसके बाद उनको यहाँ पर मूव होकर वापस आना पड़ता है। ऐसे ही है बिल्कुल। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं वो जो बेटर कंट्रीज़ हैं, जर्मनी है, फ्रांस है, इस तरह की कंट्रीज़ में जाकर, या नेदरलैंड्स हो गया, इस तरह की कंट्रीज़ में जाते हैं और फिर उनका यही गोल होता है कि वो वहाँ जाकर सेटल हो। बिल्कुल ठीक है। लिथुआनिया कंपेरेटिवली छोटा कंट्री है यूरोप में। अगर बात की जाए इकॉनमी वाइज भी इनकी इकॉनमी स्ट्रॉन्ग है, स्टेबल है, लेकिन अगैन जर्मनी का मुकाबला नहीं कर सकते, फ्रांस का मुकाबला नहीं कर सकते। इसलिए जो स्टूडेंट्स होते हैं वो एडमिशन यहाँ ले लेते हैं, उसके बाद फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उनकी कोशिश होती है कि बेटर कंट्रीज़ में मूव किया जाए। स्टिल इट्स नॉट अ बैड ऑप्शन, इट्स अ वेरी डिसेंट ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पर कॉस्ट ऑफ लिविंग जैसे कि सरतला ने बताया कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत मुनासिब है, आपका एडमिशन रेशो बहुत अच्छा है, वीज़ा रेशो मैं बताना भूल गया अप टू 99% है वीज़ा रेशो, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल जेन्युइन है। अगर आप फेक डॉक्यूमेंट लगाएंगे तो किसी भी कंट्री में आपको वीज़ा मिलना बहुत मुश्किल होता है। जी बिल्कुल। तो यही ओवरऑल सारा है कि हर कंट्री का यही प्रोसेस होता है। आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो ओरिजिनल होने चाहिए। जैसा कि अगर हम अभी करंट टॉपिक है हमारा लिथुआनिया का, तो लिथुआनिया का जैसा कि सर ने बताया कि इसका कंट्री का वीज़ा रेशियो जो है वो अप टू 99% है। बहुत कम चांसेस होते हैं आपके वीज़ा रिजेक्ट होने के। बहुत इजीली यहाँ पर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो है वो वीज़ा गेन कर लेते हैं। लिथुआनिया जाकर वो अपनी स्टडीज़ भी कंटिन्यू करते हैं। स्टडीज़ कंटिन्यू करने के साथ साथ वो अपनी पार्ट टाइम जॉब्स भी करते हैं, अच्छी अर्निंग करते हैं, सेविंग्स भी करते हैं, अपने मंथली लिविंग एक्सपेंसेस को भी कवर करते हैं। तो ओवरऑल व्यूअर्स लिथुआनिया जो है वो एक बहुत अच्छी कंट्री है, बजट फ्रेंडली कंट्री होने के साथ साथ स्टूडेंट फ्रेंडली कंट्री है। तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है इस कंट्री में जाने का, अपनी स्टडीज को कंटिन्यूज करने का। जी व्यूअर्स, तो अब हम चलते हैं अपने Q&A सेशन की तरफ। हमारी प्रीवियसली जितनी भी लिथुआनिया से रिलेटेड हमारे ऑफिशियल चैनल पे वीडियोस अपलोड हैं, आप चेकआउट भी कर सकते हैं जाके। उन वीडियोस से रिलेटेड जितने भी स्टूडेंट्स की क्यूरीज और क्वेश्चन है वो भी हम अपने सर अशर से जो है वो डिस्कस करते हैं। बिल्कुल जी सर, एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है, आई हैव यूके रिफ्यूजल विद बैन, if I apply to Lithuania, so there will be any refusal chances as well, and also I have 6 bands in IELTS। तो स्टूडेंट का क्वेश्चन ये है कि मैं जो है वो पहले भी यूके की तरफ से जो है वो रिफ्यूजल हो चुका है विद बैन, तो क्या मैं इसके साथ साथ जो है वो लिथुआनिया में अप्लाई कर सकता हूँ? मेरे चांसेस हैं इसमें अप्लाई करने के? मेरे IELTS के जो है वो 6 बैंड्स हैं। अच्छा, आई थिंक इसके अंदर जो है ना बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात यही है कि अगर आपने यूके में अप्लाई किया और आपको रिफ्यूज़ल आया प्लस बैन आया, बैन का यही मतलब है कि आपने कोई फोर्स डॉक्यूमेंट यूज़ किया, तो बहुत अच्छे चांसेस तो नहीं होते किसी और कंट्री की तरफ से एक्सेप्टेंस आपको मिलने की या वीज़ा की एक्सेप्टेंस मिलने की। बट अगेन आप ट्राई कर सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं, आप एक अच्छी जस्टिफिकेशन दे सकते हैं और उसकी बेस के ऊपर आपको वीज़ा मिल सकता है। लिथुआनिया की वीज़ा रेशो काफ़ी अच्छी है, हमने अर्लियर भी डिस्कस किया। आप टारगेट कर सकते हैं, आप लिथुआनिया टारगेट कर लें, आप माल्टा टारगेट कर लें, आप साइप्रस टारगेट कर लें। तो इस तरह की कंट्रीज़ हैं कुछ जो आपको ईजिली वीज़ा दे सकते हैं।
स्टिल अगर आपका बैन वगैरह है तब भी आपके चांसेस इसके अंदर हैं। ठीक हो गया जी सर। हमारे नेक्स्ट स्टूडेंट का क्वेश्चन है सर, विच इज बेस्ट यूनिवर्सिटी फॉर बैचलर्स इन लॉ इन लिथुआनिया। तो हमारे स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि लॉ के हवाले से, बैचलर्स इन लॉ के हवाले से कौन सी बेस्ट यूनिवर्सिटी रहेगी, आप उस हवाले से अगर गाइड करें तो। अच्छा, इसके अंदर एज अ स्टार्ट में हमने यूनिवर्सिटीज़ का जिक्र किया है ना, हमने स्क्रीनशॉट वगैरह भी ऐड किए यूनिवर्सिटीज़ की, आप जाके चेक कर सकते हैं। यही 3-4 इनकी बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनको टारगेट करें। यूनिवर्सिटी ऑफ वेलनेस है, ये इनकी मेन यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा वेलनेस गेदीमिनास यूनिवर्सिटी है, कोनास यूनिवर्सिटी है, इनको टारगेट कर सकते हैं आप, और इसमें काफ़ी अच्छे आपके लॉ के कोर्सेज आपको मिल सकते हैं। जी सर, इसी तरह हमारा थर्ड क्वेश्चन आया स्टूडेंट का कि स्पाउस या डिपेंडेंट साथ जा सकते हैं, इस बारे में आप क्या कहते हैं। अच्छा, इसके अंदर आई थिंक बहुत ज़्यादा मुश्किल पार्ट नहीं है, इसका यही सिंपल सा आंसर है कि बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं अपने स्पाउस वीज़ा के लिए, बट वीज़ा रेशो बहुत अच्छी नहीं है आई वुड से, क्योंकि स्पाउस के साथ जो है वो आप कह सकते हैं कि वीज़ा रेशियो अच्छी नहीं है, बहुत अच्छी नहीं है। इसके अलावा अगर आप स्पाउस वीज़ा पे जाना चाहते हैं तो फिर आप स्वीडन को टारगेट करें, डेनमार्क को टारगेट करें, फिनलैंड को टारगेट करें। ये ऐसे कंट्रीज़ हैं जो आपको स्पाउस वीज़ा पे इजीली वीज़ा दे रहे हैं। जर्मनी को भी आप टारगेट कर सकते हैं, बट आई थिंक इसमें अप्लाई आप कर सकते हैं, इसमें इशू कोई नहीं है, बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं, बट इतनी अच्छी वीज़ा रेशो नहीं है। सेपरेटली अगर आप अप्लाई करते हैं तो फिर आपको आई थिंक वीज़ा रेशो अच्छी मिल जाएगी, चांसेस मिल जाएंगे। बट अगर खुद दोनों सेम डे ट्रैवल करना चाह रहे हैं फिर आई थिंक इतनी ज़्यादा बेटर चांस नहीं है। जी सर, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, एम्बेसी इंटरव्यू रिक्वायर्ड फॉर बैचलर स्टूडेंट। तो इसमें स्टूडेंट हमारे से पूछ रहे हैं एम्बेसी इंटरव्यू के बारे में, तो क्या आप बता सकते हैं कि एम्बेसी यूनिवर्सिटी जो है, एम्बेसी जो है वो इंटरव्यू कंडक्ट करती है या नहीं करती। बिल्कुल बिल्कुल, हमने प्रीवियसली भी डिस्कस किया अभी कि एम्बेसी का इंटरव्यू आपका होता है, वो दोनों लेवल्स के ऊपर है, मास्टर्स बैचलर्स दोनों के लिए आपका इंटरव्यू होता है, और वो टीआरपी के जब आप स्टेज पे होते हैं तब आपका इंटरव्यू होता है, तब वही बेसिक से क्वेश्चन आपसे पूछ रहे होते हैं। वो क्वेश्चंस भी हमने अपनी जो डिटेल्ड वीडियो है उनके अंदर डिस्कस किया हुआ है, तो आप वो भी जाके चेकआउट कर सकते हैं, काफ़ी आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे नेक्स्ट स्टूडेंट की क्यूरी आई हुई है, डू आई नीड आइल्स और एनी इंग्लिश टेस्ट। हाँ जी बिल्कुल, आइल्स की रिक्वायरमेंट है, जहाँ पर आपके कोर्स रिक्वायर कर रहा है, आपकी यूनिवर्सिटी रिक्वायर करिए। उसके अलावा आप अपनी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। आइल्स की आपके लिए मैंडेटरी नहीं है, प्रीवियसली भी हमने बात की, बट अगैन अगर आपका कोर्स रिक्वायर कर रहा है, अगर आपकी यूनिवर्सिटी रिक्वायर करिए तो बिल्कुल आपको कर लेना चाहिए आइल्स। मोर ओवर आइल्स करने से आपकी प्रोफाइल भी अच्छी हो जाती है, आपको एक्सेप्टेंस जो है जल्दी मिलता है यूनिवर्सिटी की तरफ से। इसके अलावा देखा जाए तो अगेन ऑप्शन ज़्यादा आपको मिल जाती हैं, कोर्सेज ज़्यादा मिल जाते हैं, तो ये ऑफकोर्स आपके जो है ना कोर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो जैसा कि सर ने बताया कि आइल्स यहाँ पर स्पेसिफिकली रिक्वायर्ड नहीं होता है, अपनी प्रीवियसली भी हमने बात की तो उसमें भी मैंने आपको बताया कि आइल्स जो है यहाँ पर स्पेसिफिकली रिक्वायर्ड नहीं है, बट कुछ कोर्सेज के अगेंस्ट जो है वो आपसे यहाँ पर आइल्स की रिक्वायरमेंट की जा सकती है। अदरवाइज आप अपने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही जी बिल्कुल। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे नेक्स्ट स्टूडेंट की क्यूरी आई हुई है यहाँ पर, कैन आई अप्लाई फॉर अंडर ग्रेजुएट विद 5 ईयर गैप्स। अंडर ग्रेजुएट के लिए आप 5 ईयर्स गैप में अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप माल्टा टारगेट करें, साइप्रस को टारगेट करें, इधर आपको ज़्यादा बेटर चांसेस मिल सकते हैं। लिथुआनिया के अंदर 3 to 4 ईयर्स का गैप मोस्टली एक्सेप्टेबल होता है, वो भी अगर आपका कोई जॉब एक्सपीरियंस वगैरह है तब आप ट्राई कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, इशू कोई नहीं है, बट जो चांसेस हैं वो बहुत लेस लाइकली। ठीक है, हमारे नेक्स्ट स्टूडेंट की क्यूरी यहाँ पर आई हुई है, लिथुआनिया स्टडी वीज़ा पे कितने साल बाद पीआर मिल सकती है। पीआर का अर्लियर मैंने डिस्कस किया, बट आपको 5 ईयर्स तकरीबन लगते हैं और पीआर फिर आपको मिल जाती है। हमारे नेक्स्ट स्टूडेंट की क्यूरी यहाँ पर आई हुई है, लिथुआनिया की एम्बेसी पाकिस्तान में नहीं है, वीज़ा इंटरव्यू के लिए किसी और कंट्री जाके इंटरव्यू देना पड़ता है, तो सर आप इनको बता सकते हैं कि कौन सी कंट्रीज में जाकर अपना इंटरव्यू देना पड़ सकता है, अपना वीज़ा फाइल किया। बिल्कुल, हमने अभी प्रीवियस भी बताया और हमने जो अपनी वीडियोज़ बनाई हुई उनके अंदर भी हमने डिस्कस की हुई बात। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो पूरी देखा करें, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है और बीच में से मिस आउट रहती है। अभी देखें, सपोज करें जो अभी ये हमारी वीडियो उसके अंदर कितनी चीज़ें हमने डिस्कस की, तो अगर आप कोई चीज़ स्किप कर देंगे, एंड तक नहीं देखेंगे, वीडियो कंप्लीट नहीं देखेंगे, तो फिर आप कंफ्यूज ही रहेंगे। बिल्कुल इस तरह ये स्टूडेंट भी कंफ्यूज है, इनको नहीं पता। हमने ये प्रीवियस 2 वीडियोज़ के अंदर हमने बताया हुआ, और इसमें भी हम दोबारा बता देते हैं कि लिथुआनिया की एम्बेसी पाकिस्तान में नहीं है। आप यूएई जाते हैं अप्लाई करने के लिए, अज़रबैजान जा सकते हैं, और इसके अलावा टर्की आप जा सकते हैं, टर्की से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। VFS ग्लोबल के थ्रू आप अपॉइंटमेंट लेते हैं और फिर अपना जो TRP का प्रोसेस है वो करते हैं। जी, तो सर एट लास्ट हमारे यहाँ पर एक स्टूडेंट की एक क्यूरी आई हुई है, वो यहाँ पर पूछ रहे हैं आपसे कि हाउ मच बैंक स्टेटमेंट इज रिक्वायर्ड। वो पूछना चाह रहे हैं कि बैंक स्टेटमेंट यहाँ पर कितनी रिक्वायर्ड होती है, तो एट लास्ट आप हमें इस बारे में भी गाइड कर दें। अच्छा जी, तो बैंक स्टेटमेंट है वो मोस्टली डिपेंड कर रही होती है आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग के ऊपर, और हर कंट्री का एक स्पेसिफिक डिफाइंड होता है कि वहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग कितनी है स्टूडेंट्स के लिए, और उसी तरह फिर आप ऑब्वियसली अपनी जो बैंक स्टेटमेंट है वो बनाते हैं 1 साल की। तो जैसे कि हमने अर्ली डिस्कस किया, 400 से 600 यूरोज़ जो है वो मंथली यहाँ पर एक्सपेंसेस होते हैं, तो आप इसको 600 यूरोज़ समझे।
इस तरह जो आपकी बैंक स्टेटमेंट है वो पूरे ईयर की तकरीबन 6,000 से लेके 8,000 यूरोस तक बनती है। बट मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करता हूँ कि आप 9,000 या 10,000 यूरोस अगर आप कर सकते हैं अफोर्ड या मैनेज कर सकते हैं तो वो आप करें, क्योंकि उससे काफ़ी ज़्यादा आपका जो है ना वीज़ा के चांसेस बढ़ते हैं। स्टिल आप 6,000 यूरोस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। जी बिल्कुल, तो जैसे कि सर ने बताया बैंक स्टेटमेंट के हवाले से आपको यहाँ पर 6,000 से लेके 8,000 यूरो तक रिक्वायर्ड होती है। बट आप जितनी यहाँ पर ज़्यादा अच्छी स्ट्रॉन्ग अपनी बैंक स्टेटमेंट शो करेंगे आपके वीज़ा चांसेस जो है वो उतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अच्छा, इसके अंदर एक और पॉइंट है, वो ये कि आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो 3 to 6 मंथ्स होल्ड होनी चाहिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, क्योंकि यूके के लिए आपकी 1 मंथ की स्टेटमेंट ही रिक्वायर होती है, 28 डेज़ की। बट इसके अंदर ऐसे नहीं है, 3 to 6 मंथ्स की आपको बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर होती है। जी व्यूअर्स, ये थी आज की हमारी वीडियो लिथुआनिया के हवाले से। सर अशर मेरे साथ मौजूद थे। आपके जो भी क्वेश्चन और क्यूरीज थी वो भी आपकी क्लियर कर दी है। हमारी प्रीवियसली पब्लिश हुई वीडियोस में जितने भी स्टूडेंट के क्वेश्चन थे वो सारे हमने क्लियर किए हैं। फर्दर भी हमने इस कंट्री को जो है वो डीपली डिस्कस किया है। सर अशर ने भी डिस्कस किया है, मैंने भी आपके साथ डिस्कस किया है। उम्मीद है कि आपकी काफ़ी सारी क्लैरिटी होगी इस कंट्री से रिलेटेड। फर्दर अगर आपकी कोई किसी किस्म की क्यूरी या कोई क्वेश्चन हो आप पूछते रहें, वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपके जहन में किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन और क्यूरी ना रहे। बाकी स्टिल मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आप मज़ीद हम इस तरह के कंटेंट को लेके आ रहे हैं, अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में बता दें कि अगर आप चाहते हैं हम अपने चैनल पे इस तरह का लॉन्ग फॉर्म कंटेंट बनाएं। मोर ओवर जैसे कि हमारे प्रीवियस क्वेश्चन थे वो हमने ऐड किए इस वीडियो के अंदर। इसी तरह आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, या जिस भी कंट्री के हवाले से आपके सवाल आते हैं हमारी वीडियोस के ऊपर जाएं और उनकी जो है ना डिस्क्रिप्शन के अंदर जाएं, उनको देख लें, उधर कमेंट्स कर सकते हैं। फिर हम जब उस कंट्री को जो है डिस्कस करेंगे तो फिर आपके क्वेश्चंस भी उसके अंदर ऐड करेंगे। एंड आई थिंक दैट इज़ इट फ्रॉम आवर साइड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक ज़रूर कीजिए, कॉमेंट ज़रूर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ज़रूर कर दीजिए। इसके अलावा हमारे फेसबुक के प्लेटफॉर्म को जाके सर्च कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे हम कंटेंट अपलोड करते हैं, वो जाके देख सकते हैं। इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा मिलेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए मुझे और मेरे टीममेट को दें इजाज़त। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।